नमस्कार। बिहार पे चर्चा अभिषेक तिवारी जी के साथ। अभिषेक जी, मैं भी ऐसी टी शर्ट पहनने वाला था आपके कलर जैसी, मेरे पास है वो जिस पे मेरा लोगो लगा हुआ है। मुझे पता होता कि आप इस रंग में आएंगे तो मैं चेंज कर लेता वो टी शर्ट, मजा आ जाता और रंग से रंग मिल जाता। चलिए, होली की शुभकामनाएं। होली जो है आपने बड़े धूमधाम मनाई और आप तो काफी मैदान में घूमे। उस दिन मैं आपके वीडियो भी देख हाँ रहा था। तो हाँ हाँ। होली के बाद जो है मुझे लगता है कि बिहार में जो एनडीए है उसने जो है अपनी टीम पूरी डिक्लेयर कर दी है, 40 की अब 40 सीट बिहार। पर। क्योंकि लोक जनशक्ति जी पार्टी के ही कैंडिडेट बचते थे, कल उनका भी ऐलान हो गया। तो जी। शुरुआत इसी से करेंगे। जेडीयू बीजेपी पे पहले बाद में जाएंगे। पहले लोक जनशक्ति पार्टी ने जो अपने 5 कैंडिडेट डिक्लेयर किए उनके बारे में हमें जरा बताइए। उनकी क्या वजह है, उनको टिकट क्यों दिया गया? कुछ तो बड़े चौंकाने वाले नाम हैं, जैसे कि सांभवी चौधरी का, अशोक चौधरी जो मंत्री हैं उनकी बेटी, उनका नाम हम्म। आया है। तो ये कैसे डील फाइनल हुई? 25 साल की तो कुली है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई अशोक चौधरी जी की बेटी, अशोक चौधरी साहब ने शादी भी बड़ी जल्दी कर दी बेटी की। ऑलरेडी हम्म। मैरिड हैं और 25 साल, आपको पता है कि मिनिमम उम्र है लोकसभा चुनाव लड़ने की। और हाँ 25 साल 9 महीने उनकी उम्र बताई जाती है। और लेडी श्री राम कॉलेज से शायद पढ़ी हैं, दिल्ली से, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं। तो जरा बिल्कुल बताइए, बिल्कुल। लोक जनशक्ति पार्टी की जो टीम बनाई है चिराग पासवान ने, वो क्या बनाई है? जमुई से अपने ही बहनोई अरुण भारती जी को टिकट मिला है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब पार्टी टूटी और ये चिराग पासवान बिल्कुल अकेले थे, तो उस वक्त अगर इनके साथ उस पार्टी में कोई था हम्म। और एक जो आइडिया दिया कि आप निराश मत होइए, बिहार की जनता आपको सपोर्ट करेगी, आपकी लेगेसी है एक, और अपने पिताजी के नाम पे पार्टी बनाइए, हारना नहीं है, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। हम्म। तो वो चिराग पासवान को याद था कि मतलब होता है ना कि गिरने के टाइम में जो संभाल ले वो सच्चा मित्र होता है। और निसंदेह लोग ये ब्लेम कर सकते हैं कि ये इनके बहनों ये इसलिए टिकट दिया है, लेकिन ये इनके बहनोई न भी होते तब भी यही उम्मीदवार होते, क्योंकि जिस परिस्थितियों से चिराग पासवान उस वक्त गुजरे थे, तो ये टिकट डिजर्व करते थे इनकी भारती थोड़ी जी। बैकग्राउंड बताइए मुझे, भारती की। अरुण भा, अरुण भारती जी का मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है ऐसे तो यही है कि भाई ये इनके बहनोई हैं। हम्म। बाकी लिटरेसी और इसका ज्यादा मेरे पास इनके, चूंकि मैंने रिसर्च और ये सारी चीजें उसके बाद ही नहीं, शुरू की मेरा है। मेरा पूछना ये था कि इनका कोई, क्या इससे पहले कोई पॉलिटिकल वो रहा है या बिजनेस में रहे कोई को हैं? कोई नौकरी करते थे क्या नहीं है? नहीं, ये तो नौकरी वोकरी में होंगे या फिर मतलब एज बिजनेस वगैरह का कुछ नहीं था। पॉलिटिक्स से एक बात मैं जानता हूं, इनका दूर दूर तक का नाता नहीं था अच्छा। ये। हाँ, हम्म। चूंकि फैमिली मेंबर थे और फैमिली मेंबर होने के वजह से जब डाउनफॉल हुआ, सारी चीजें एकदम से एक झटके में समाप्त हो गई, तो उस वक्त जो कहते हैं ना कि ढाढ़स बंधाना और हाँ परिवार के साथ खड़ा रहना, तो वो किया, तो इस वजह से उनको टिकट मिला है। हाँ, मतलब भाई खगड़िया की तरह मौके का फायदा नहीं उठाया इनने, साथ नहीं नहीं देने नहीं, वाले बिल्कुल लोगों भी। में थे। हाँ, और मतलब सिर्फ साथ नहीं दिया, इनका ये पूरा पार्टी का कॉन्सेप्ट और ये सारा चीज सब उनके साथ बैठ करके डिसाइड किया, लोगो नाम क्या हम्म। क्या होना चाहिए, उस पे इनका काम रहा है। तो हम्म। इस वजह से वो डिजर्व करते हम्म। हैं। सेकंड जो है, आपने वैशाली से वीणा देवी को टिकट मिला है। वीणा देवी पहले से भी 2 बार की वहां से सांसद लगातार रही हैं, भूमिहार कास्ट से आती हैं। और इसके पहले रामविलास पासवान जी भी थे, तब भी उनको आशीर्वाद मिलता रहा मीना जो है पार्टी वो का। और पशुपति पारस वाले उसमें नहीं गई थी अलग? एक्चुअली शुरू में ये टिल्ट हुई थी, अच्छा। लेकिन बहुत जल्दी सिचुएशन को वापस आ भांप गई। लिया इन्होंने। हम्म। हाँ, वो वापस आ गई। लेकिन अब देखिए ना, खगड़िया से महबूब अली कैसर भी वापस आ रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला ना खगड़िया से। हम्म। खगड़िया से एक व्यापारी वर्ग को सपोर्ट किया है, श्री राजेश वर्मा। हम्म। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि क्या था कि वैश्य समाज में बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि वैसे वैश्य समाज का ये नहीं है, लेकिन वो चूंकि व्यापारी रहे, तो वैश्य समाज जो है, व्यापारी वर्ग जिसको कहते हैं, उनके अंदर ये न फील हो कि भाई उनको सपोर्ट नहीं करते, तो उनको प्रॉपर सपोर्ट मिला। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं, इनके 5, चाहे वो शांभवी चौधरी के बारे में आपने सारा इंफॉर्मेशन दे ही दिया कि वो अशोक चौधरी जी की बेटी। अच्छा, वो 2 जमुई कारण है वो सर। जो समस्तीपुर रिजर्व सीट से हैं।
हाँ, और समस्तीपुर रिजर्व चिराग सीट से पासवान खुद हाजीपुर से हैं, पिछली बार जमुई से। अब बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है ये फैक्ट, अगर हम देखें। आपको याद होगा जब अलायंस नहीं हुआ था सर, और नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को घेरने के लिए अशोक चौधरी को भेजा था, और हम लोगों ने इस पे पूरा एक शो किया था, याद है? हम्म। अभी आई थिंक 7-8 महीने हो गए, पुरानी बात है, उस वक्त अलायंस नहीं हुआ था। तो हम्म। अशोक चौधरी जी ने ठीक ठाक जमुई लोकसभा में अपनी पैठ बना ली। ठीक है, अब शांभवी चूंकि एलजेपी में थी और आई एकदम। अशोक चौधरी तो खुद भी टिकट चाहते थे, पहले तो चर्चा ये भी थी। हाँ, जमुई से हम्म। अशोक चौधरी को खुला हैंड दिया था, बोला जाइए और चिराग पासवान का जमुई क्षेत्र छीनिए। हम्म। अब वहां पे उन्होंने ठीक ठाक पैठ बनाई। इस बार जमुई से कौन खड़ा है? चिराग पासवान के बहनोई। हम्म। और डॉट्स देखिए, और समस्तीपुर रिजर्व सीट से अशोक चौधरी की बहन। 2 दिन पहले आपने एक और फोटोग्राफ देखी होगी जिसमें नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान मिले। बड़ा वायरल हुआ वो फोटो। हम्म। अ, ये हुआ कि भाई अब दोनों एक हो गए क्या? पर संभावनाएं, राजनीति इसी का नाम है। चूंकि अशोक चौधरी का सपोर्ट जमुई लोकसभा क्षेत्र में इनको जीतने के लिए आवश्यक है, और संभावी को एक ऐसा ही सीट चाहिए जो रिजर्व था, तो तो जमुई ना हो सके। समस्तीपुर में जो रिजर्व सीट पे जिन सांभवी को दिया गया है, उस सीट पे क्या कोई और भी कंसिडरेशन था कि अगर सांभवी नहीं है, नाम आया था, चलिए वो तो मुझे लगता है कि अशोक चौधरी के साथ एक डील हुई है कि भाई आप हमारे बहनोई को अब जितवा दो, आपको सीट दे देंगे। लेकिन बात यह है कि क्या उस पर कोई नाम चल रहा था पहले से ही? नहीं, प्रिंस पासवान का तो नाम कट गया था। वो तो खैर छोड़ो, और लेकिन चिराग की टीम से कोई नाम और इसके अलावा था वहां से? नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल सरप्राइज नेम भी है, और कोई और नाम समझ में भी इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो रिजर्व सीट है और इन्हीं को देना था। तो कम से कम एक उसका कोई बैकग्राउंड हो, कुछ तो हो। अब इनकी पार्टी भी तो रॉ है। आप लोग कहें, बहुत सारे लोग तुलना करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी, ये हम्म। ठीक है, टैग है। हम्म। लेकिन पार्टी टेक्निकली ये 3 साल ही पुरानी है। हम्म। इसमें जितने चेहरे कुछ पुराने हैं, लेकिन बहुत अधिक नए चेहरे हैं। तो मैं नए चेहरों मैं का। एक बार यहाँ लोगों को ये बता दूं कि जो सांभवी चौधरी हैं, जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, बहुत एक चर्चित नाम इनकी फैमिली का भी है। सांभवी जो है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से समाजशास्त्र में इन्होंने डिग्री हासिल की है। और इनका जो डॉक्टरेट का विषय था वो ये था कि बिहार की राजनीति में लिंग व जाति का अंतर्विरोध, इस पर इन्होंने रिसर्च की थी। और लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, और शादीशुदा हैं। 25 साल 9 महीने इनकी उम्र कागजों में अब तक है। उन्होंने, इनकी जो शादी हुई है वो पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर किशोर कुणाल, उनके बेटे सायन कुणाल से हुई है। और ये किशोर कुणाल साहब इसलिए भी चर्चित माने जाते हैं कि बिहार में मंदिरों में कई दलित पुजारियों को नियुक्त करने का क्रेडिट भी इनको जाता है। और इनका जो है, जब वीपी सिंह कभी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय जो विश्व हिंदू परिषद, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, इन सब के बीच जो मीडिएटरशिप का काम हो रहा था, उसमें भी किशोर कुमार। इनकी उनकी बड़ी भूमिका रही थी। मैं थोड़ा सा बता दूं कि वो अपने साथ एक वेटेज लेके आई हैं सांभवी, ऐसा नहीं है। दोनों ही तरफ, मैं वही अभी ससुराल पक्ष से भी और मायका पक्ष से भी, दोनों तरफ से राजनीतिक वेटेज है उनके साथ। अभी अभी मैं वही कह रहा था कि लोग मायके पक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन ससुराल का पक्ष इतना मजबूत है हाँ। कि लोग ये मतलब समस्तीपुर सीट, अब मैं जमुई जा रहा हूं लेकिन मुझे उसके बाद समस्तीपुर ही जाना पड़ेगा क्योंकि वहां बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हो गया शांभवी की वजह से। हम्म। और इनका ससुराल पक्ष, जैसा आपने बताया, कि हम्म। इतना मजबूत है किशोर कुणाल जी की वजह से। हम्म। और किशोर कुमार कुणाल जी का बिहार में कोई विरोध नहीं करता, खास करके सनातन समाज में भी उनका बहुत वेटेज है। हाँ। हम्म। अब आप समझ सकते हैं कि ये सीट कितना इंपॉर्टेंट हो गया। और एक तरह से यूं कहिए कि चिराग ने ये दाव भी खेला कि ओके मोदी जी, आपने मुझे 5 सीट दी है तो आई विल मेक श्योर कि ऐसे कैंडिडेट को देते कि 5 के 5 हम जीतेंगे। इतना परफेक्शन हमको लाना है। हम्म। तो और क्योंकि यंग मैंने कहा यंग तीन और साल नए पुरानी चेहरों को पार्टी आगे है। बढ़ाने की भी बात है थोड़ी सी उसमें, ये भी इससे वो होती है। हम्म। नहीं नहीं, अब आप देखिए ना कि ये जो लेफ्ट इको सिस्टम की वामपंथन है, वो हम्म। संभवी के आगे क्या टिकेगी? उनका डॉक्टरेट का विषय है लिंग भेद। हम्म। उनको तो गर्दा उड़ा देगी ना सदन में, उनके एनडीए की तरफ उनके से जब। सामने उनके सामने क्या कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं समस्तीपुर से सभी? नहीं, अच्छा। अभी
सर अभी तो दो दिन पहले ही ये पूरा घटना क्रम हुआ है, पप्पू यादव रो रहे हैं, वहां पूर्णिया की कहानी आपने पूछी ही नहीं, अभी तो पप्पू बवाल यादव चल ही वाला रहा नहीं, है। पप्पू यादव पे मैं आऊंगा, वो मेरी लिस्ट में है। वो पहले भी चिराग पासवान वाला मामला तो निपटा लें, फिर आगे जी बढ़ेंगे ना। तो इस तरीके से पांच इनके जो है कैंडिडेट वो डिक्लेयर हो गए हैं। और मैं पप्पू यादव से भी ज्यादा जो है मेरा इंटरेस्ट है कन्हैया कुमार में। ये क्या ढपली कहाँ बजाएगा अब ये ढपली अपनी। इसकी ढपली जो है बेगूसराय में नहीं बची। कुछ लोग कह रहे थे कि दिल्ली की किसी सीट से कांग्रेस इन्हें इसे टिकट देगी, वहां नहीं बची। तो ये क्या करेगा अब, ये अपना एसी इसने जो है वो वहां से सीपीआई वालों के दफ्तर में से तो उखड़वा लिया था। अब पता नहीं कांग्रेस में लगवाया या नहीं। और कमाल देखिए, सीपीआई को 5 सीटें मिल गई, सीपीआई माले को। हम्म? हाँ, ये जो सीट शेयरिंग हुई है अब, हाँ। और आरा से उसने कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया, उसने तो कैंडिडेट दे दिया आरा से। हम्म? तो तो ये है कि कन्हैया कुमार के बारे में बताइए, कन्हैया कुमार का क्या हुआ? मुझे तो कहीं उसका कोई रिएक्शन भी नहीं मिल रहा है। नहीं, क्या हुआ अब सीट पर? कन्हैया, आपको याद होगा, ये शो भी हम लोग 7-8 महीने पहले कर चुके हैं कि तनवीर हसन ने जाकर के बताया था कि अगर कन्हैया कांग्रेस से बेगूसराय चुनाव लड़ता है तो भविष्य में संभावनाओं पे आपके जो श्रीपुत्र महाराज हैं, पुत्र हैं, जिनके लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होगा। तो क्या हुआ था, उसके जब हमने शो किया था उसके 5 या 10 दिन बाद वो एनएसयूआई के बना दिए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। हाँ, वो उसके बाद कन्वीनर वगैरह बनाया था, कुछ संयोजक वगैरह। हाँ, हम्म। वैसा कुछ बनाया गया था। उसके बाद वो खूब गरजे कर्नाटक में, यहाँ वहां खूब कन्हैया कन्हैया हुआ। वो भी शवाब पे थे कि चलो यहाँ नहीं तो दिल्ली से लड़ लेंगे, लेकिन अब तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं पिछले चुनाव के नतीजे देख रहा था बेगूसराय के। तनवीर हसन इनके बाकी जितने भी हैं, सबके अगर वोट मिला दें तब भी गिरिराज किशोर जो है वो 1.5-2 लाख वोटों से तब भी जीत जा रहे हैं। इन सबके वोट इतने भी नहीं मिले थे इन्हें। भाई एक होता है ना कि आप अगर सेकंड भी हैं तो एक हैंडसम मार्जिन से आप सेकंड हैं। ये हालत है। बड़ा मार्जिन मार्जिन बड़ा गैप था, बहुत भयंकर। देखिए क्या हुआ था। मैं वो कवर मैं भूल नहीं सकता 2019 का सर वो चुनाव। आप जितने लेफ्ट इन्फ्लुएंसर सोच सकते हैं, चाहे वो रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, कुणाल जावेद कामरा हो, अख्तर। स्वरा भास्कर, जावेद अख्तर, हाँ। कविता कृष्णन, सब उतर गए थे कन्हैया के समर्थन में और हाँ। ग्राउंड घूम रहे थे। हम्म। देखिए ऐसा नहीं, चुनाव प्रचार जो कहते हैं, गिरिराज दा का कोई मुकाबले के मुकाबले कन्हैया कुमार बहुत आगे चल रहे थे। चुनाव प्रचार को अगर हम टेक्निकली देखें तो हुजूम बना था, ऐसा लगा था कि एक फिल्म ये सारे इंडस्ट्री। सारे जेएनयू वाले पहुंच जाते हैं ना ये तो। नहीं, सिर्फ जेएनयू नहीं पहुंचा था ना सर, लग रहा था मेला लगा हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री, कॉमेडी इंडस्ट्री, सब पहुंचे हुए थे सर, सारे वामपंथी जिनको आप सोच सकते हैं, न्यूज मीडिया के बड़े बड़े एंकर, चाहे वो आरफा खानम शेरवानी हो, रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, ये आजकल आते हैं सत्य हिंदी लेकर के, वो कौन नहीं पहुंचा था। असली चुनावी मेला जिसको कहते हैं, जिसमें को मजा आए कवर करने में, हम जैसे युवाओं को कुछ सीखने का मौका मिले, वो 2019 के लोकसभा चुनाव में सर बेगूसराय में हमने देखा। हम्म। और उसके बाद भी कन्हैया कुमार तीसरे नंबर पे। अच्छा वो नहीं सब नहीं, काट कन्हैया खेला गया कुमार तीसरे नंबर में नहीं थे। कन्हैया कुमार दूसरे नंबर पे थे। तीसरे नहीं नंबर सर, पर तनवीर, तनवीर हसन थे। नहीं नहीं नहीं, आप करेक्ट कीजिए। और गिरिराज को 6 लाख के करीब वोट मिले थे। 2 लाख समथिंग के प्लस मिले थे कन्हैया को, और 1 लाख समथिंग के प्लस मिले थे तनवीर हसन को। मैं भी यहां पर मैं गलत हो सकता हम्म। हूं नंबर्स को लेकर के। हम्म। मुझे इतना पता है कि इन दोनों का मिलाकर के जो वोट शेयर था, बता रहा उसके हूँ। बाद भी गिरिराज सिंह जी 1.5 लाख वोट से अधिक से सारे मार्जिन से जितने जीते। भी कैंडिडेट थे उन सबके मैंने मिला के जोड़ कर देखा, तब भी गिरिराज जीत रहे थे वहां। हाँ, और इसी वजह से उनको इस बार भी बेगूसराय दिया गया, इसी वजह से बेगूसराय उनको इस बार भी दे दिया गया कि बोला कि जाइए और लड़िए चुनाव, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं गिरिराज है। तो 2014 में तो कहीं और से लड़े थे, उनका भी टिकट चेंज हुआ था नवादा से, 2019 में। हाँ, नवादा से नवादा से, लड़े थे। नवादा से, नवादा से। हाँ। नवादा से, तो नवादा से इस बार विवेक ठाकुर जी लड़ रहे हैं बीजेपी से। वो भी कद्दावर नेता के बेटे हैं। अच्छा, बीजेपी के टिकटों के बारे में बताइए, क्या आपका आकलन आया अभी तक जो जो आई है? पहले तो बताइए एनडीए का सीट शेयरिंग बता दीजिए, फिर उसके हिसाब से बता दीजिए। 17-16। 17-16, 1-1-5।
एक सीट पे जीतन राम मांझी जो गया से लड़ रहे हैं, जिनके लिए प्रचार करने अभी चिराग पासवान गए, कुशवाहा सम्राट एक। चौधरी गए, कुशवाहा गए, सब गए। कुशवाहा जी की सीट जो है वो काराकाट है। हाँ। वो आखिरी चरण में वहां पे वोटिंग होनी है। और वो नीतीश कुमार ने छोड़ी थी, लास्ट में उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़ दिया, बोला कोई बात नहीं ठीक है। फिर हम्म। उपेंद्र कुशवाहा के लिए बीजेपी ने एक और डील ऑफर कर दी कि ठीक है, ये तो हम दे ही रहे हैं, साथ में आपकी पार्टी को हम एमएलसी भी एक आदमी को बनवाएंगे फ्यूचर में। हम्म। तो वो खुश हो गए, बोले चलो ठीक है। मांझी जी खुश हो गए कि बोले चलो यार, गया जैसी महत्वपूर्ण सीट दे दी जहां से हरि मांझी सांसद रहे थे, अब इस बार सांसद बनने के सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी में से सबसे गोल्डन चांस है मेरा, और मैं जीत भी जाऊंगा, मोदी लहर पे सवार हूँ। वो राम मंदिर का भी दर्शन करने चले गए। और हम्म। 5 सीटें इनकी। तो ये सीट शेयरिंग है, ठीक ठाक है और बहुत बढ़िया है। और बिहार अ, में जो कैंडिडेट बीजेपी ने डिक्लेयर किए हैं, वन बाय वन बताइए उनके बारे में, दो दो लाइन में। क्या सोचते हैं आप उनके बारे में, किस तरह के कैंडिडेट? देखिए, सबसे पहले तो जो बीजेपी के कैंडिडेट के लिस्ट है, जैसे कि अ, सासाराम से शिवेश राम को दिया गया है। इनके पिताजी पहले से ही पहले भी सांसद रहे हैं, और अगियांव विधानसभा से ये पहले भी, जो कि आरा जिला में पड़ता है, विधायक रहे हैं और बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। और शिवेश राम का इसलिए भी टिकट बना क्योंकि वो मीरा कुमार जी के कास्ट से आते हैं, जो कि कांग्रेस की कद्दावर नेता रही है वहां सासाराम से। ये सीट सीबीएस राम मुझे लगता है बहुत आसानी से तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक फिर भी मार्जिन से जीत जाएंगे। अश्वनी पिछली बार अश्वनी चौबे का टिकट क्यों कटा? इंटरेस्टिंग ये नहीं है सर, हम्म। इंटरेस्टिंग ये है कि मिथिलेश हाँ चलो, मिथिलेश तिवारी को तिवारी क्यों टिकट। बनाए गए, वो भी वो बताइए चलिए। देखिए, गोपालगंज के विधानसभा, गोपालगंज जिले में एक विधानसभा है, वहां से वो आते हैं, और 2020 में अपना विधानसभा तक का ये चुनाव हार गए थे। हम्म। लेकिन एक संघ के बहुत बड़े नेता हैं, हम्म। उन्होंने बीजेपी में उनके लिए दाव खेला। उनका नाम मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बिहार के संघ के बहुत बड़े नेता हैं। हम्म। और इतने बड़े नेता हैं कि एक बार में सिर्फ अश्विनी चौबे का टिकट नहीं कटा, असम के आईपीएस रहे हैं मिश्रा जी, विवेक मिश्रा जी, उनका भी टिकट कट गया। वो भी इसी लोकसभा हाँ, पे दाव खेलना वो चाहते। तो नौकरी छोड़ के आए थे इस चक्कर में। मतलब हाँ, कट के आ गया, टिकट हो नहीं पाया उनका। कटा तो ये नहीं, अश्वनी देखिए चौबे का टिकट क्यों काटा गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। नट सेल में बताइए कि अश्वनी चौबे को लेके क्या नाराजगी थी, क्या वजह रहा? नहीं, बहुत एंटी इनकम्बेंसी जितनी जो 2 फीडबैक 3 फीडबैक जो बीजेपी के पास पहुंचती है, हम्म। उसको लेकर के था कि भाई बक्सर में अगर अश्विनी चौबे जी को इस बार मिला टिकट तो वो हार जाएंगे। और दूसरा एक अश्विनी चौबे जी के प्रति ये था कि यार, इस आदमी ने इनको 2 बार लोकसभा का टिकट हमने दिया, लेकिन बक्सर मंत्री से बनाया। बीजेपी, बक्सर शहर से बीजेपी हार गई अपना विधानसभा। ये कैसे हुआ? हम्म। बक्सर विधानसभा, और वो भी कांग्रेस ही हारा जाए, हम्म। ये कैसे हुआ? मुन्ना तिवारी उनको बोलते हैं लोग, जो कांग्रेस के हैं। अच्छा, कांग्रेस के वो मुन्ना तिवारी हैं, वो भी पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, और उनको वहां का ब्राह्मण पता नहीं क्यों बड़ा सपोर्ट करता है। अब पता नहीं क्यों का मैंने, हालांकि मैंने पता किया उसका, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने कांग्रेस वालों से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं के काम करे हैं। तो विधानसभा में हर बार ये रिजल्ट आता है। अश्विनी जी तक लोग कह रहे हैं कि एक्सेस नहीं हो पाता था बीच में, हालांकि 2 साल के लिए एक्टिव हुए। लेकिन वो रोष तो है कि बीजेपी अगर बक्सर रीजन में अच्छा परफॉर्म करती तो बीजेपी का अकेले जो है सीट तकरीबन तकरीबन 80 के करीब होता, और बीजेपी इतना परेशान नहीं होती जितना हो बार बार ये फ्लिप जो का टिकट जो वोट बीजेपी के समय आता है। डिक्लेयर हुए, इनमें से कितने सिटिंग सांसद हैं जो इनके टिकट चेंज हुए? ज्यादा तो नहीं हुए, मैं देख रहा हूँ। नहीं, एक संजय बक्सर हुआ, एक जायसवाल है, नवादा। राधा मोहन सिंह का नाम चर्चा में था कि कटेगा, नहीं कटा। उन्होंने उन्होंने खुद 2019 के लोकसभा चुनाव में राधा मोहन सिंह जी ने कहा था चंपारण से कि मैं, ये मेरा अंतिम चुनाव है, अब मैं नहीं लड़ूंगा। पर हाँ। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है सर कि राधा मोहन सिंह जी ने ये तो कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हम्म। लेकिन अपना सक्सेसर नहीं दिया ना। हम्म। मैं मैं उनके बेटे की बात नहीं कर रहा हूं, उस पार्टी के किसी कार्यकर्ता में से ही कोई सक्सेसर आप बनाएंगे ना, कि ये है जो फ्यूचर में यहाँ का सांसद बन सकता है, लीड कर सकता है। जैसे अभी क्या है, जो ठाकुर जी जो लड़ रहे हैं वहां से, सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर, इनके पास एक लेगेसी है, चलो ठीक है, बाप की है, लोग परिवारवाद का एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको एक केक वॉक सीट मिला है। उनको बहुत मुश्किल सीट मिली है नवादा में।
इतना इजी नहीं होगा बीजेपी के लिए जीतना। नवादा मुश्किल में है, वहां से एक भूमिहार सिंगर है, वो भी निर्दलीय अभी मनीष कश्यप का सपोर्ट लेकर के उसने टिकट पर्चा भरा है। और वहां से ये नहीं भूलना चाहिए, सूरजभान सिंह की सीट रही है, चंदन सिंह की, और सूरजभान सिंह का भाई जो था, और वहां से वो पूरा जोर लगाएगा कि मेक श्योर करेगा कि बीजेपी हारे, ताकि मेरा बनाया हुआ क्षेत्र जो है वो परमानेंट समाप्त ना हो। और पहली बात तो ये। सारण से राजीव प्रताप रूडी, मैं तो मान रहा था कि इस बार टिकट नहीं होगा भाई। आप बिल्कुल ठीक, आपके पास इंफॉर्मेशन थी, नहीं होना था, लेकिन हुआ ये कि वहां पे रोहिणी आ गई। रोहिणी आचार्य, हाँ, रोहिणी लालू जी की आचार्य। बेटी, किडनी डोनर। हाँ हाँ हाँ, अगर वो नहीं आती तो इनको टिकट नहीं मिलता। दरअसल ये लालू कुनबे से लड़ने के लिए जो है ना, और लड़ने में इनकी मानी जाती है वहां पे सारण में कि महारत यही हासिल है। हुआ। हाँ, वो महारत आती है, एक्सपर्टीज है। तो हम्म। वो जानते हैं कि कैसे कहाँ पटकना है और कितने लोगों को, उनके क्षेत्र के लोगों को एक एक्टिव बात आप करना तय है। मान लीजिए, आज हम बात कर रहे हैं ना 31 मार्च में, तो जब हम हम्म 5-7 जून में जब हम चर्चा चर्चा करेंगे, आप तय मान लीजिए अगर राजीव प्रताप रूडी जीतते हैं तो भाई मिनिस्ट्री में वापसी होगी राजीव प्रताप रूडी की। आप ये मान लीजिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये बात आज। क्योंकि ये वो वाला शो फिर मैं अभी, तो ये पर्सनली वाला जानता शो, हूँ कि उनकी एजुकेशन, जिस तरह के लर्नड पर्सन वो हैं, तो ऐसे लोगों को मोदी जी पसंद बहुत करते हैं। पता नहीं पहले उनकी नाराजगी होगी थी उनसे, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वापसी हो जाएगी। मोदी जी लेट गो करने वाले आदमी भी हैं, ये बदल भी देते हैं इस तरह से। हाँ हाँ, वो ठीक है। नहीं, और मेरा मानना है कि वो हरा देंगे सारण से, मेरा मानना है कि हरा देंगे रोहिणी को। रोहिणी, दो जो नए लॉन्चिंग पैड लालू यादव ने किए ना, मिशा मिशा भारती के लिए और राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए, सॉरी वहां सारण के लिए, रोहिणी के लिए, ये दोनों लॉन्चिंग पैड फेल होने। मैं तो पाटलिपुत्र सीट का भी बताऊंगा समीकरण, आपके मीसा दर्शक भारती तो चौंक दो दो जाएंगे। बार मूसा भारती तो दो बार चुनाव हार चुकी है, वो तो ऑलरेडी फेल है, राज्यसभा में गई इसलिए थी। और दो बार चुनाव हार चुकी और राज्यसभा भेजी गई, और फिर भी चैन नहीं मिला, फिर भी नेता बनाना है, फिर भी एमपी बनाना है जबरदस्ती। तो क्यों हारेगी ये भी मैं बता देता हूं। अब आपने पूछ वो लिया तो तो सुनिए। रामकृपाल यादव के सामने है ना वो तो। रामकृपाल यादव जी के सामने पाटलिपुत्र लोकसभा है। पिछली बार भी यही कॉन्टेस्ट था वहां पे तो, मीसा भारती और यही लेकिन था तो। लेकिन लोकसभा में 38,000 का मार्जिन कोई बड़ा मार्जिन नहीं होता सर, वो बदल जाता है। 38,000 का इसीलिए मार्जिन कोई इसीलिए बड़ा इसीलिए मार्जिन। टिकट रिपीट हुआ है कि भाई पिछली बार 38,000 से रह गई थी, क्या पता इस बार बन जाए बात। तो इस बार नहीं बनेगी, उसका भी मैं कारण बता दे रहा हूं ना सर। हम्म। 7 तारीख को फिर तो हम करेंगे ही ना शो, तो विश्लेषण करेंगे कि कितना सही हुआ कितना सटीक हुआ। दो नेता हैं आरजेडी के, एक भाई वीरेंद्र, वो भी चांसेस बन रहे थे इस टिकट के लिए, और एक रीतलाल यादव जो दानापुर के विधायक। अब क्या है कि ये लोग तो लॉयल हैं आरजेडी के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका कैडर, उसको तो ये जबरदस्ती नहीं कह सकते कि आपको रोकना ही है। इस वक्त पाटलिपुत्र लोकसभा में माहौल ये है कि ये लालू जी अपने परिवार के आगे किसी की कोई कीमत नहीं रखते, और राम कृपाल जी को बीजेपी ने तीसरी बार टिकट देके हमको गलत साबित कर दिया कि वो यादव को सपोर्ट नहीं करते। हमने बोला था कि एक बार यूज करेंगे, दो बार यूज करेंगे, फिर छोड़ देंगे। अब ये, अच्छा मैंने पहले ही कहा था कि अभिमन्यु बहुत अच्छा कैंपेन कर रहा है, जो कि राम कृपाल जी का बेटा है। ही इज डूइंग सुपर्ब जॉब। वो जो उनका गढ़ जिसको कहते हैं राजनीति में, कि वो तो भाई गढ़ है, उस गढ़ में सेंध मार रहा है। अपने ही यादवों के बीच में बोल रहा है कि भाई जो हमारे ना हो सके, जब जेल गए थे तब राजनीति में, बिहार की राजनीति में अपने आप को हनुमान कहने वाले दो नेता हुए सर। एक चिराग पासवान जी जिन्होंने कहा कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, और एक रामकृपाल जी जब जेल गए थे तो पूरे परिवार को संभाला, लालू जी के परिवार को, और ये कहते थे कि मैं आरजेडी का हनुमान हूं। हाँ तो ये तो तो अपनी, तेजस्वी के तो चाचा थे भाई, चाचा जी कहा करते थे सब फैमिली। आप सोचिए कि अपनी पुत्री को बार बार लॉन्चिंग पैड देने के लिए रामकृपाल यादव जी को इन्होंने त्यागने में सेकंड भर का टाइम नहीं लगा। और अब फिर से सारण सीट पे भी रोहिणी यादव को लॉन्चिंग पैड, और लॉन्चिंग पैड देने के लिए एक कांग्रेसी नेता का राजनीतिक कैरियर खाने पे उतारू हो गया, और मेक श्योर किया कि मधेपुरा भी उनके खाते में रहे और पूर्णिया भी उनके खाते में रहे। पप्पू एक यादव। बड़ा यादव ने, एक बड़ा
यादव नेता कैसे जा सकता है आरजेडी कांग्रेस में? फिर तो कल मैं बार्गेन करने के पोजीशन में नहीं रहूंगा मुझे अगर लगता है नहीं। पप्पू यादव मैं, को जो है वो अपना राइवल मानते हैं लालू जी, कि ये यादवों में मेरे विकेट, मेरे जो वोट है वो काटता है। काटता है सर, बिल्कुल काटता है। इनफैक्ट जब अपने रॉ में थे लालू यादव, जब पूरे बिहार में लालू यादव होता था, तब पप्पू यादव ने पूर्णिया में निर्दलीय चुनाव लड़के जीत लिया। मजाक थोड़ी ना है। और सिर्फ वहीं कहा, इनका सुपौल हो, मधेपुरा हो, वहां भी ठीक ठाक बैठ है। पूरे सीमांचल में लालू प्रसाद यादव के पत्नी को भी कोर सांसद वोट में, बनवा रखा है। वहां उनके कोर वोट में जितना पप्पू यादव ने डंट मारा है ना, उतना लालू यादव को किसी ने नहीं मारा। तो उनका यह है कि अगर जब मैं नहीं रहूंगा तो ये जो मेरा दो ठो बुतरू है, पुत्र है, ये लोग कैसे संभालेगा इस राजनीति को? कांग्रेस कहीं फ्यूचर में खा गई तो कन्हैया पहले ही आ रहा है, तो समाप्त करो दोनों, कन्हैया को भी समाप्त करो, पप्पू यादव को भी समाप्त करो। इनका राजनीति में इस प्रकार से राइज होना ठीक नहीं है। और तो जिस ये प्रकार से आपका जो प्रियंका इलाका है आपका, राजकुमार सिंह आरा वाले, इनका तो मुझे लग रहा है कि इनका भी टिकट कटने की चांसेस थी। ये भी तो रिपीट ही नहीं, हुआ है। मैंने तो हमेशा बोला है आपके भी चैनल चैनल पे बार बार कि राजकुमार सिंह जी, आर के सिंह जी का टिकट कट ही नहीं सकता। मैं आरा लोकसभा से आता हूं और मैंने इनका काम देखा है सर। ऐसे ये सांसद काम बढ़िया है, भाग्य से, काम बढ़िया बना है। नहीं नहीं सर, अच्छा ये लोग नहीं समझ पाते कि वो काम करा क्यों लेते। आर के सिंह देखिए वो तो जब ये वही है ना, ब्यूरोक्रेट रहे हैं जो पहले, वही तो है ये। कांग्रेस के राज में सर, चीफ हाँ। सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन से रिटायर हुए हैं, हम्म। वो चीफ जो सेक्रेटरी। अडवाणी जी को अरेस्ट कराया था, वो वही वही है ना ये? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है ये ये? आर के सिंह जी पटना में जब नीतीश कुमार जी ने सड़क बनाने की जिम्मेदारी दी थी, तो उस वक्त ये पीडब्ल्यूडी में थे। अच्छा अच्छा। और उसके बाद ये सेंटर में जब गए तो कांग्रेस ने इनको ये किया, और उसके बाद 2014 में है। अच्छा। मुझे इतना पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर गर्दा है हम्म, इनका, पूरा आईएएस लॉबी में दबदबा है। हम्म। इनका काम रुकना नहीं है सर। इन्होंने एक बर्बाद नहर, आरा में गर्मियों में अचानक से पानी की समस्या होने लगी थी, वाटर लेवल नीचे जाने लगा। हम्म। इन्होंने बोला कि पानी की समस्या को ठीक करना है तो पहले आसपास के नहर को पुनर्जीवित करना होगा। लोगों ने कहा यह संभव ही नहीं है भाई, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, ऐसे कैसे पुनर्जीवित, फिर से बर्बाद हो जाएगा। इन्होंने पुनर्जीवित किया। कमा इन्होंने ट्रैफिक से लेकर के, लाइट से लेकर के, हर चीज पे आरा का फोकस, आरा का नजरिया बदल दिया सर। इन्होंने कोइलवर में 6 लेन पुल दे दिया, वो भी 4 साल के अंदर। जितनी तेजी से निर्माण हुआ कोई सोच नहीं सकता था। वरना वो कोइलवर पुल गवाह है, उस पुल पर सर लाखों लोगों का विवाह हो गया। इतना ट्रैफिक जाम होता था कि शुभ मुहूर्त बीत जाता था, लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहते थे। दूल्हा गाड़ी में फंसा हुआ है, दुल्हन को लोग बाइक तो से विवाह लेके फिर हो वहीं कहाँ पे गया, वो विवाह। तो विवाह रह गया। आपने कहा नहीं नहीं, कि पुल पे कहने विवाह का, हो, मेरा मतलब वहीं वहीं निपट गए सारे संस्कार। हाँ हाँ, वही वही पुल पे ही शादी संस्कार हो जाते थे। ये हिस्ट्री रही है सर। उसको इन्होंने दूर कर दिया, तो इनका टिकट तो कटना ही नहीं था। रविशंकर प्रसाद के बारे में बताइए। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग नाम था सर। मेरा मानना था कि रविशंकर रविशंकर प्रसाद, प्रसाद का ना टिकट वैसे मैं कटने वाला मानता नहीं, क्योंकि रविशंकर प्रसाद मोदी जी के उन सपोर्टर्स में रहे जो, जब ये पीएम पद के कैंडिडेट बने, रविशंकर प्रसाद, अरुण जेटली, ये अड़के साथ दिया था इन्होंने, तो टिकट तो नहीं 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 कटना था। नहीं नहीं, बिल्कुल दिया था। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी सोर्सेस ठीक बैठते बैठते रुक जाते हैं सर। ऋतुराज सिन्हा जिनका मैं नाम ले रहा था ना, उनका टिकट भी ऑलमोस्ट फाइनल ही था सर। लेकिन सिर्फ वो इनका दबदबा, एसआईएस वाले जो हैं वो। हाँ, इनका दबदबा चल गया सर। इनका एक कहते हैं ना कि न्यायपालिका में जो है, वहां पे ठीक ठाक पैठ है। मोदी जी को लगा होगा कि फ्यूचर में शायद इनका उपयोग करना है कुछ, और देखिए, उनके वो प्लान। वाली जो टीम थी 2021 में जब चेंजेस हुए थे मिनिस्ट्री में, पोखरियाल पोखरियाल को हटाया था, उनका टिकट कट हम्म, गया। डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया था, उनका टिकट कट गया। हट गया। ठीक है। हम्म, बाबुल सुप्रियो, वो तो पार्टी छोड़ के भाग गए थे, उनको भी हटाया गया हम्म। था। उस लिस्ट में से ये रेयर टाइप का नाम देख रहा हूं मैं, रविशंकर प्रसाद इसीलिए मैंने बोला कि मैं को मिला सरप्राइज नहीं। हूँ, इसीलिए मैंने हाँ। बोला ये रेयर नाम है। ये मीनाक्षी रेयर नाम लेखी, है। मीनाक्षी लेखी का कट गया। गंगवार जी का कटा। हाँ, संतोष गंगवार जी तो खैर एज फैक्टर था उनका, तो वो 9 बार नहीं के ठीक है, साथ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कटा तो उनका भी ना, वो उस हाँ। मिनिस्ट्री लिस्ट में तो थे ही। तो वो सबका कटा, लेकिन ये बच गया, इसलिए
तो मुझे लगता है कि कुछ तो लंबी प्लानिंग की होगी, और बाकी शायद मुझे तो एक लग रहा है संघ कि का रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रूडी मिनिस्टर बनेंगे दोबारा से। हाँ, कैबिनेट मिनिस्ट्री में मुझे भी लग रहा है कि मुझे लग वापसी रहा है हो रही बनेंगे, है दोनों की। बनेंगे। हाँ। दोनों की हो रही, कुछ लंबा प्लानिंग क्योंकि हो रहा है। रविशंकर प्रसाद जो है ना, वो कभी भी जिसे कहते हैं ना कि बैकग्राउंड में, नेपथ्य में नहीं गए कभी भी। हमेशा दिल्ली हेडक्वार्टर पे रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। वो हाँ हाँ, उन्होंने कभी मतलब ये रियलाइज नहीं कराया कि यार ठीक है मैं मंत्री नहीं हूँ, लेकिन वो पार्टी में एक्टिव रहे और पार्टी का जो चेहरा है वो मीडिया में और सब जगह बने रहे हो। तो मतलब पार्टी की बिल्कुल। कुछ ना कुछ तो उनके प्रति कोई रणनीति रही होगी निश्चित रूप से। हाँ, निश्चित निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और नित्यानंद राय का क्या सीन है उजियारपुर से? अब नित्यानंद राय हार जाएंगे तो फिर हम लोग बैठ के डिस्कशन करना बंद करते हैं, वो बहुत सेफ सीट पे है। और मुझे लगता था कि अब इनको बिहार की राजनीति में वापस आना चाहिए, सम्राट चौधरी भी ये हो गया, लेकिन अब क्या कहूँ, बिहार के जितने टैलेंटेड नेताओं को मैं कुछ देखता हूँ, उनको दिल्ली से बड़ा प्यार है सर। वो जितने नेता हैं वो सब सांसद बन के दिल्ली शिफ्ट होना चाहते हैं, बिहार के लिए कोई सोचना नहीं चाहता। हमारे मतलब माथे पे एक यही आ जाता है कि चलो ठीक है, नीतीश कुमार ही हैं, उन्हीं के साथ आपको जीना है, मरना है, आलोचना करो, विवेचना करो, समालोचना करो, जो करना है करो। और औरंगाबाद वाले सुशील कुमार सिंह? तीसरी बार इनको टिकट मिला है, इससे यह भी पता चलता है कि भाजपा में राजनाथ सिंह जी का दबदबा कितना ज्यादा है। राजनाथ सिंह के बड़े लाडले हैं, और ये राजनाथ ठाकुर सिंह, ठाकुर हैं? हाँ, अच्छा। और मतलब बड़ा दबदबा इसलिए है कि 2019 में भी इनका इन्हीं के टिकट के लिए मतलब फाइल तक इधर उधर फेंका फेंकी हो गया था। लोग क्या बताते हैं कि भाई राजनाथ सिंह गुस्सा गया, मुंह फुला के बोला ऐसे कैसे सुशील सिंह का टिकट कट जाएगा। तो वो बताता है कि भाई नहीं, उन्होंने कह दिया है इस बार भी कि नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए देखिए, उनका नहीं। आपके तो बिहार में एक सीट बड़ी इंटरेस्टिंग है, उस नाम की जो सीट है एक हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, महाराजगंज, जहां से महाराजगंज, ये हाँ अपनी सुप्रिया श्रीनेत जी जो है, 6% वाली, जैसे दीक्षित जी कहा करते हैं ये हाँ हाँ। महाराज, और उनका टिकट कटा है इस बार। और आपके यहाँ से जो है सिगरीवाल साहब, सिग्रीवाल जी, सिग्रीवाल साहब को मिला है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब जी। जीतेंगे, जनार्दन सिग्रीवाल भी जीतेंगे। वैसे तो क्या है कि टिकट समीकरण के हिसाब से मिला है। काम कुछ विशेष नहीं रहा है, लेकिन अब मिला है। तो महाराजगंज एक ऐसी सीट है जहां पर नाम, मोदी फैक्टर और यही चल रहा है, और विपक्ष मजबूत नहीं है वहां से। कोई ऐसा नेता नहीं है ना जो सिगरीवाल को टक्कर दे सके, एक फैक्टर ये भी है। और ये मुझे तो समझ नहीं महाराज, आता है, संजय संजय जायसवाल को लेकर पार्टी क्या सोचती है पश्चिमी चंपारण से? इन्हें जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था मैं बड़ा चौंका था संजय जायसवाल को। और मुझे तब तक पता भी नहीं था कि संजय जायसवाल मिनिस्टर, वो वहां से एमपी हैं। वो तभी पता लगा हाँ, हमें कि भाई संजय जायसवाल तो एमपी हैं ऑलरेडी। ये और बीजेपी के किस खांचे में फिट होते हैं, क्या है इनका और तीन? और फिर बनेंगे एमपी? नहीं सर, फंड बीजेपी के लिए बिहार में फंड्स तो चाहिए होते हैं ना सर। और फंड्स के राइजर भी यही हैं, फंड्स के कर्ता धर्ता भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन है सर इनका। तो इनको इग्नोर कोषाध्यक्ष नहीं किया वगैरह जा है, सकता क्या था। है, कोषाध्यक्ष हैं, क्या है ये पार्टी में? नहीं, कोषाध्यक्ष नहीं है इंपॉर्टेंट सर। क्या होता है ना, प्रमोद महाजन जी को तो आप कवर करते ही होंगे सर, अपने प्राइम में जब आप थे, तो वो हो रहा है इनका बिहार की राजनीति को लेकर के। हम्म, बढ़िया है। मतलब सभी व्यापारियों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है इनके। और ये सासाराम वाले जो शिवेश राम? शिवेश राम के बारे में तो बताया, इनके पिताजी पहले भी सासाराम से सांसद रहे हैं। ये खुद अगियांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। हालांकि 2020 में ये अपना सीट हार गए थे। उसके कारण कुछ मतलब हार का कारण इनका प्रॉब्लम नहीं था, इनके काम के प्रति कोई नाराजगी नहीं है किसी में। हार का मुख्य कारण वहां का डेमोग्राफी अचानक से बदल जाना, वो लेफ्ट के साथ जो ये हुआ था। और अभी चूंकि इनको दो कंटेस्टेंट नाम में थे, एक ये थे और ललन पासवान, तो फिर कहा गया कि छेदी पासवान को हटाया है तो फिर पासवान क्यों देना, फिर अब चिराग पासवान हमारे साथ हैं ही। तो एक घोर संघ के जो ऐसी जाति से है जो मीरा कुमार जी की कास्ट के हैं, तो संघ के ऐसे लोगों को प्रमोट बीजेपी आजकल बड़ा कर भी रही है। तो उसके भी मीरा कुमार लड़ेगी लॉजिकल, क्या यहाँ से? मीरा कुमार लड़ेगी सासाराम से? आई डोंट थिंक सो कि मीरा कुमार इस बार लड़ने जा रही है। अब देखिए किसको टिकट मिलता है। अभी तो उनके खाते में ही सीट है, कांग्रेस के खाते में ही सीट है। और ये बट मधुबनी, कास्ट का, मधुबनी से अशोक कुमार यादव, ये क्या यादवों में क्या इनका वो है, कुछ है या? जीतेंगे सर, जीतेंगे सर, बहुत अच्छे खासे मार्जिन से जीतेंगे, ये भी जीतेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है सर। अच्छे खासे मार्जिन से जीतेंगे, मधुबनी में तो कोई टेंशन नहीं है। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, मुजफ्फर गोपाल जी ठाकुर राजपूत रिपीट हुए हैं, प्रसाद। गोपाल जी ठाकुर। हम्म,
मुजफ्फरपुर वाले पंडित निषाद। जी है। हम्म। अब देखिए गोपालगंज, सॉरी, दरभंगा से पंडित जी हैं, मैथिली ब्राह्मण है, उनका बनता था भाई, इनका नाम है। ठीक ठाक काम किया है, लेकिन अब ये देखना है कि क्या इस बार उनको प्रमोशन मिलता है कि नहीं जीत के बाद, वो इंटरेस्टिंग होगा। अब ये बताइए कि अंत में एक आखिरी सवाल इनमें से, कि ये जो 17 नाम हमने डिस्कस किए हैं, इनमें से सबसे कमजोर स्थिति में कौन कौन से हैं, जहां कहते हैं कि आप फाइट में फंसी हुई है यह सीट? एक तो नवादा वाली सीट है सर, विवेक ठाकुर की, वहां पर कंपटीशन है। दरभंगा में मिथिलेश के लिए इजी नहीं होगा, एक तो पहले से ही एंटी इनकम्बेंसी है, प्लस मैंने कहा कि कांग्रेस का वो जो विधायक मिथिलेश है तो मुन्ना। बक्सर से है। हाँ दर भाई, बक्सर का, सॉरी सॉरी, बक्सर का मिथिलेश तिवारी जो मैंने नाम लिया, हम्म। वो इजी नहीं होगा बक्सर सीट, क्योंकि वहां पे मुन्ना तिवारी ने, जो कांग्रेस का विधायक है, वो ठीक ठाक ब्राह्मणों के अंदर पैठ बना लिया है, विच इज वेरी डेंजरस साइट फॉर बीजेपी। कि बीजेपी वो जगह पे लूज करे जो उनका गढ़ हो रहा था। हालांकि लूज करेगी ऐसा लगता नहीं है लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में कई फैक्टर है, मोदी फैक्टर है, प्लस राम मंदिर का फैक्टर है, प्लस का बक्सर को मिनी काशी भी कहा जाता है। वो सब होने के बावजूद सीट इतनी आसान नहीं रहेगी। चलिए फिर इसके बाकी अगले वीडियो के लिए छोड़ते हैं, समय बहुत हो गया है हमारा, 40 मिनट्स होने वाले हैं। अब अगली बार जब सारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि अभी आरजेडी के कई कैंडिडेट बढ़ते हैं, तो एक बार फिर से जी सीट वाइज एनालिसिस करेंगे। हमसे जुड़ने के जी, लिए धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।